प्रिय विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज अपन राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में पढ़ेंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र अपने यूनिवर्सिटी गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंध नाम से एक पेपर है। उस पेपर में अपन सर्वप्रथम बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो नवीन प्रवृत्तियां उभरी है उसके बारे में अपन एक एक करके चर्चा करेंगे। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हुआ था और 1945 में अगस्त माह में समाप्त हुआ था। उसके बाद में क्या परिवर्तन आए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, उसका अध्ययन हम आज यहाँ करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध ने उन परिस्थितियों को समाप्त कर दिया जिन पर 19वीं शताब्दी की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था आधारित थी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव डालने वाले द्वितीय महायुद्धोत्तर तत्वों एवं उभरती प्रवृत्तियों का हम यहाँ एक एक करके विवेचन करेंगे। यानी 1945 से पहले की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और उनके बाद का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत अंतर आ गया। यानी द्वितीय विश्व युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, जिसके कारण हमें नवीन परिवर्तन देखने को मिले। सर्वप्रथम जो परिवर्तन आया वो है यूरोपीय प्रभुत्व का अंत। यानी 18वीं और 19वीं शताब्दियाँ यूरोपीय प्रभुत्व की थी। यूरोपीय देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, इनका विश्व पर दबदबा था, प्रभुत्व था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद में यूरोप का जो प्रभुत्व चला आ रहा था वो समाप्त हो गया और प्रभुत्व के दो अन्य केंद्र बन गए। 1492 में कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक के काल को विश्व इतिहास का यूरोपीय काल कहा जा सकता है। इस युग में यूरोप में अभूतपूर्व वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रगति हुई, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध ने यूरोपीय राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। विश्व का नेतृत्व यूरोप के हाथों से निकलकर अमेरिका और सोवियत संघ, जिसको आजकल हम रूस कहते हैं, उसके हाथों में आ गया। यानी सोवियत संघ का पतन हो गया। 1991 में सोवियत संघ का विभाजन होकर कई देशों में बंट गया और आज उनका प्रतिनिधित्व रूस नामक देश कर रहा है। तो यहाँ ये बात बताई गई है कि 1492 से लेकर 1945 तक के काल लगभग 400-500 वर्षों तक यूरोपीय देशों का प्रभुत्व विश्व पर रहा। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध से उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो गई और उनके हाथों से जो प्रभुत्व था वो निकलकर अमेरिका और सोवियत संघ के हाथों में चला गया। दूसरा, परमाणु युग का सूत्रपात। यानी द्वितीय विश्व युद्ध में अपन पढ़ते हैं कि जापान के 2 शहरों में अणु बम अमेरिका द्वारा गिराए गए। तो यहीं से परमाणु युग का सूत्रपात होता है। उससे पहले परमाणु हथियारों से संबंधित जानकारी नहीं थी या इनका प्रयोग नहीं किया गया। अमेरिका द्वारा अगस्त 1945 में हिरोशिमा एवं नागासाकी पर अणु बम गिराए गए। इस महासंहार के बाद परमाणु युग का सूत्रपात हुआ। परमाणु युग के साथ मानव सभ्यता पर विनाश की काली घटा छा गई। यानी उसके बाद में सोवियत संघ, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, इन देशों ने भी परमाणु हथियार बनाने, यानी परमाणु हथियारों की एक होड़ सी लग गई। और अपन समझते हैं कि इन परमाणु हथियारों का अगर प्रयोग किया जाता है तो एक तरह से पूरे विश्व को समाप्त किया जा सकता है कुछ ही क्षणों में। इसलिए मानव सभ्यता पर एक तरह से विनाश की एक काली घटा सी छा गई है। यानी अब परमाणु युग के कारण या विभिन्न देशों की परमाणु जो हथियार है उनके कारण यह एक तरह से भय का वातावरण छा गया। तीसरा, एशिया तथा अफ्रीका का जागरण। यानी लंबे समय से एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के देश दूसरे देशों के उपनिवेश रहे, विदेशी शक्तियों के अधीन रहे। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के एक एक करके सभी देश स्वतंत्र होते गए और इन देशों का एक तरह से जागरण, यानी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप ये देश स्वतंत्र हुए।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन लाने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व यह है कि 1945 के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में राज्यों की संख्या बहुत बढ़ गई। उपनिवेशों को आज़ादी मिली। दूसरे महायुद्ध के बाद मुख्य अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का केंद्र यूरोप नहीं बल्कि एशिया अफ्रीका के नए राष्ट्र बन गए। यानी जो उपनिवेश थे यूरोपीय देशों के अधीन थे, ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन देशों के अधीन जो एशिया अफ्रीका महाद्वीप के जो देश थे, वो देश स्वतंत्र होने के कारण विश्व में देशों की संख्या में वृद्धि हुई और मुख्य केंद्र बिंदु एशिया और अफ्रीका के ये नए राष्ट्र बन गए। अगला शीत युद्ध, यानी एक तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो यूरोपीय प्रभुत्व का अंत हुआ, उसके बाद में जो दो नई शक्तियां उभरी थी, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन दोनों देशों के बीच में एक होड़ सी आगे बढ़ने की लग गई कि विश्व में अकेले के पास प्रभुत्व आ जाए। इसलिए इन दोनों के बीच में एक गुट बन गया। ये दोनों देश ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुट में विश्व के अन्य देशों को सम्मिलित करने में लग गए। उसी को शीत युद्ध की संज्ञा दी गई। यानी इन दोनों ने, हालांकि इन दोनों की जो तनाव था वो कभी गर्म युद्ध में नहीं बदला, लेकिन दोनों जो विचारधाराओं, अलग अलग विचारधाराओं के देश थे, सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा से समर्थित था और अमेरिका पूंजीवादी, इन दोनों के बीच में गुट बन गया और उन्हीं के परिणाम स्वरूप जिसको हम आम भाषा में शीत युद्ध कहते हैं, उसकी परिणति हुई। युद्ध के समय यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय सोवियत संघ तथा पश्चिमी राष्ट्रों के बीच जो मैत्री संबंध स्थापित हुए, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो सोवियत संघ वो भी मित्र राष्ट्रों में, जिसमें अमेरिका भी शामिल था, यूरोप के अधिकांश देश जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस आदि थे, उसी के साथ शामिल था। वह एक अस्थायी संगठन मैत्री थी। अतः युद्ध समाप्ति के बाद सारा विश्व दो विरोधी गुटों में बंट गया। पूंजीवादी गुट का तो नेतृत्व किया अमेरिका ने और साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ ने किया। दोनों गुटों में विरोध बढ़ गया। इन दोनों शिविरों के मध्य एक नवीन प्रकार के संबंधों का विकास हुआ जो शीत युद्ध के नाम से विख्यात हुआ। यह एक कूटनीतिक युद्ध था, यानी कभी हथियारों से नहीं लड़ा गया, लेकिन दोनों देशों ने अपने प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए दूसरे गुट या शक्ति को नीचा दिखाने का प्रयास लगातार करते रहे और इसी के परिणाम स्वरूप एक नया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रवृत्ति उभरी। वो थी गुट निरपेक्षता के, यानी इन दोनों गुटों से सोवियत संघ और अमेरिका, यानी पूंजीवाद और साम्यवाद, इन दोनों गुटों से जो अलग रास्ता अपनाया उसको गुट निरपेक्षता के नाम से जाना गया, जिसमें भारत भी सम्मिलित था और महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता भी था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिन नए संप्रभु राष्ट्रों का जन्म हुआ तो अधिकांश ने अपने आप को शीत युद्ध के खींचतान से निरपेक्ष रखने का निर्णय लिया। इस क्षेत्र में भारत ने मार्गदर्शन दिया और गुट निरपेक्षता की आवाज़ें बुलंद की। यानी एशिया अफ्रीका महाद्वीप के जो राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे, भारत ने उनको मार्गदर्शन किया कि हमें किसी भी गुटों से अलग रहना चाहिए, तभी हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति, अपने जो स्वतंत्र हुए उसका स्वाद सही ढंग से चख सकते हैं। तो इस प्रकार की जो नीति, दोनों गुटों से अलग रहने की नीति अपनाई और दोनों के बीच बराबर की दूरी बनाए रखने का काम किया, वो गुट निरपेक्षता की नीति कहलाई और भारत उसका मार्गदर्शक रहा। द्विध्रुवीयता से बहुकेंद्रवाद की ओर, यानी जो द्विध्रुवीय, दो ध्रुव है, सोवियत संघ और अमेरिका, बाद में धीरे धीरे कई अन्य देश भी शक्ति के केंद्र बन गए। पिछले कुछ वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय जगत द्विध्रुवीयता से बहुकेंद्रवाद की ओर अग्रसर हो रहा है। अब विश्व शक्ति के अनेक केंद्र स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहे हैं। एशिया में चीन, भारत, जापान नए शक्ति के केंद्र बने हैं जो विश्व के शक्ति संतुलन को मोड़ देने में सक्षम है। तो इस प्रकार सोवियत संघ के पतन के बाद नए नए शक्ति के केंद्र उभर रहे हैं। हालांकि अब भी अमेरिका का विश्व में दबदबा है, लेकिन फिर भी एशिया महाद्वीप में भी आर्थिक दृष्टि से भी और अन्य दृष्टियों से भी चीन, भारत, जापान नई शक्ति के केंद्र उभर रहे हैं। इस प्रकार द्विध्रुवीयता से बहुकेंद्रवाद की ओर विश्व बढ़ रहा है। अगला परिवर्तन आया है संयुक्त राष्ट्र संघ का बढ़ता परिवार। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति स्थापना के लिए जो एक संगठन बनाया गया था विश्व के देशों का, तो उस समय
सदस्यों की संख्या 51 थी जब स्थापना हुई 1945, और आज ये संख्या बढ़कर 193 हो गई। यानी 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश है। तो इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के एक परिवार के रूप में इनमें विश्व के अधिकांश देश सम्मिलित हो गए हैं। 1945 में यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 51 थी और आज यह संख्या 193 हो गई है। आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसकी सक्रियता भी बढ़ी है। संक्षेप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अनेक नवीन प्रवृत्तियों, घटनाओं तथा अनेक नए विकासों के लिए बहुत चर्चित रही है। इस प्रकार अपन देखते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यानी 1945 से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अनेक नई प्रवृत्तियां उभर कर सामने आई है। अब अगले टॉपिक में अपन एक नया टॉपिक लेंगे अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार।